Today we going to discuss about characteristic of EM wave। हमने प्रीवियस लेक्चर में EM वेव के प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस की। आज के लेक्चर में हम EM वेव के नेचर के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आइए बात करते हैं। पहले तो हम EM वेव की टर्मिनोलॉजी के बारे में और EM वेव के इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैंने जनरल पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता हुआ वेव का ये इक्वेशन लिखा है। ये फंक्शन जो EM वेव है वो स्पेस और टाइम यानी कि जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, इसलिए ये स्पेस में जेड डायरेक्शन और टाइम ये दोनों का फंक्शन है इज इक्वल टू ए कोस के जेड माइनस ओमेगा टी। यहाँ ए वेव का एम्पलीट्यूड है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो भी वेक्टर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और जो कोसाइन की आर्ग्यूमेंट है उसे फेज बोलते हैं। ये यहाँ जो के जेड माइनस ओमेगा टी है उसमें के के बारे में बात करें तो ये के को वेव वेक्टर या वेव नंबर बोला जाता है और उसको प्रोपोगेशन वेक्टर भी बोलते हैं। और उसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है वो हमें वेव की डायरेक्शन दिखाता है। यहाँ वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, इसलिए के जेड अगर के एक्स या के वाई होगा तो वेव एक्स या वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता हुआ होगा। यहाँ वन डायरेक्शनली वेव है यानी कि यूनि डायरेक्शन में पोलराइज है। अगर ये प्लेन में पोलराइज होगा तो ऐसे यहाँ एक्स या वाई होगा। और ये जो के वेव नंबर या प्रोपोगेशन, ये वेव को प्रोपोगेशन वेक्टर भी बोला जाता है। और ये फेज डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस दिखाता है। हम जानते हैं कि एक वेवलेंथ जो वेव के दो क्रेस्ट या दो ट्रो के बीच में डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। और एक वेवलेंथ पर 2 पाई रेडियन का फेज डिफरेंस होता है। और अगर यूनिट डिस्टेंस पर कितना फेज डिफरेंस होगा इसके बारे में हम कैलकुलेशन करें तो ये डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस पर फेज डिफरेंस होगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा। यानी कि ये जो वेव वेक्टर है के, ये यूनिट डिस्टेंस पर हमें फेज डिफरेंस दिखाता है यानी कि के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। और ये ओमेगा वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। यहाँ एफ फ्रीक्वेंसी है। और ये मैक्सवेल से इक्वेशन से क्लियर होता है कि ये जो EM वेव जो डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है उसी डायरेक्शन से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जैक्ट नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर ऑसिलेशन करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ मैंने ई फील्ड के वेक्टर का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में उसका ऑसिलेशन लिया है, इसलिए मैं उसे ई एक्स से डिनोट करता हूँ। और ई एक्स इज इक्वल टू आएगा ई जीरो कोस के जेड माइनस ओमेगा टी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है। और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के बारे में बात करें तो ये वाई डायरेक्शन में ऑसिलेशन करता है यानी कि बी वाई इज इक्वल टू आएगा बी जीरो कोस के जेड माइनस ओमेगा टी। यहाँ वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है। ई जीरो और बी जीरो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्टिवली एम्पलीट्यूड है और वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। और ये दोनों वेक्टर साथ मिलाकर ये फंक्शन हमें मिलता है। ये फंक्शन बता रहा है कि वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है और वेव की डायरेक्शन का पता हमें ई क्रॉस बी से पता चलता है। और ई क्रॉस बी को पॉइंटिंग वेक्टर बोला जाता है। यहाँ हम पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एडवांस फिजिक्स का टॉपिक है और हमें अलग से प्लेलिस्ट में उसका वीडियो बना देंगे। और उसको एस से डिनोट किया जाता है और वो वेक्टर है पॉइंटिंग वेक्टर। एस इज इक्वल टू होता है ई क्रॉस बी, यानी कि ई क्रॉस बी से हमें ये वेव की डायरेक्शन का पता चलता है। मैंने यहाँ ई क्रॉस एच आएगा ये पॉइंटिंग वेक्टर में। ई क्रॉस एच ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड है और इज इक्वल टू लिखा जाएगा ई क्रॉस बी भी हम लिख सकते हैं। और एच इज इक्वल टू हम जानते हैं बी इज इक्वल टू होता है म्यू जीरो एच वैक्यूम के केस में, यानी कि एच इज इक्वल टू होगा बी अपॉन म्यू जीरो। यहाँ मैं 1 अपॉन म्यू जीरो यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन म्यू जीरो ई क्रॉस बी।
यानी कि ई क्रॉस बी से हमें वेव की डायरेक्शन का पता चलता है। यहाँ हम बात करें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि आई डायरेक्शन में आई क्रॉस ये बी मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में है, यानी कि जे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू हम जानते हैं साइक्लिक रूल से आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आता है के, यानी कि वेव जो प्रोपोगेट हो रहा है वो डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, यानी कि ये यूनिट वेक्टर के। अगर ये वेव नेगेटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता हुआ होगा तो ऐसे केस में ये जो आई क्रॉस जे की जगह आएगा जे क्रॉस आई, और ऐसे केस में जे क्रॉस आई होता है माइनस जेड। और ऐसे वेव को डिनोट करने के लिए यहाँ हमें लिखना पड़ेगा के जेड प्लस ओमेगा टी, यानी कि यहाँ नेगेटिव होगा तो ये वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता हुआ होगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये वेव नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा। और हमने के की डिस्कस तो पहले ही कर दी कि ये वेव वेक्टर या प्रोपोगेशन वेक्टर है उसे वेव नंबर भी बोलते हैं, और के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। और हमें मैक्सवेल के इक्वेशन से ये भी पता चलता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। और अब हम स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, यहाँ वेव के केस में डिस्टेंस यानी वेवलेंथ लैम्बडा, और टाइम यानी कि टाइम पीरियड टी, और टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इसलिए सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लैम्बडा एफ। और ये इक्वेशन को मैं न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि ये न्यूमेरेटर में लिखा जाएगा 2 पाई एफ, और यहाँ मैं लैम्बडा लिख देता हूँ और 2 पाई से डिवाइड कर देता हूँ। तो आगे हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ यानी कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा, और लैम्बडा अपॉन 2 पाई की बात करें तो ये 2 पाई अपॉन लैम्बडा यानी कि के, यानी कि लैम्बडा अपॉन 2 पाई यानी 1 अपॉन के। यानी कि वेव की स्पीड की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड तो ये ओमेगा अपॉन के से दी जाती है, यानी कि यहाँ जो हमने ये आर्ग्यूमेंट लिखा ये ओमेगा अपॉन के से ये वेव की स्पीड दी जाती है। सी इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन के। और साथ साथ में मैक्सवेल के इक्वेशन से ये भी पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो एम्पलीट्यूड होते हैं उसका रेशियो E0 अपॉन B0 दिया जाता है स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि E0 बहुत लार्ज होता है और उनकी कंपेयर में B0 बहुत स्मॉल होता है, और उनका रेशियो होता है C। या तो E0 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं B0 इंटू C, या तो B0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम E0 अपॉन C। EM वेव की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो ये EM वेव में जो ओसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर का, ये सेल्फ सस्टेनिंग ओसिलेशन है। ये सेल्फ सस्टेनिंग ओसिलेशन का मीनिंग ये है कि जैसे वाटर वेव या साउंड वेव की बात करें तो उसमें ये मैटर का जो वाटर में फ्लो होता है, या तो हम स्ट्रिंग पर वेव के बारे में बात करें तो उसमें जैसे मीडियम के पार्टिकल ओसिलेशन करते हैं ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता, यानी कि कोई मीडियम का पार्टिकल ओसिलेशन नहीं करता, सिर्फ ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर ओसिलेशन करते हैं और उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये वेव वैक्यूम में भी प्रोपोगेट होता है, ये वैक्यूम हो या तो किसी भी मीडियम हो उसमें प्रोपोगेट होता है। मोस्ट ऑफ वेव यानी कि साउंड वेव या वाटर वेव ये सभी जो वेव है ये मैकेनिकल वेव है और उसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ये वैक्यूम में भी प्रोपोगेट होते हैं, इसलिए ये वेव को नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। और उसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर है ये उसका ओसिलेशन सेल्फ सस्टेनिंग ओसिलेशन है, यानी कि ये मीडियम में कोई पार्टिकल का ओसिलेशन नहीं है, ये वेव वैक्यूम में भी प्रोपोगेट होते हैं, इसलिए ये नॉन मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर का वेव है, ये तो हमें सिंपल ये पहली कैरेक्टरिस्टिक से पता चल जाता है, क्योंकि ये कोई साउंड वेव जैसा लॉन्जिट्यूडनल वेव नहीं है, लेकिन वेव जो जिन डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है उसी डायरेक्शन से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनका ओसिलेशन होता है, इसलिए यह ट्रांसवर्स नेचर का वेव है। और ट्रांसवर्स नेचर का वेव है इसलिए उसका पोलराइजेशन भी होता है। हमें मैक्सवेल के इक्वेशन सोल्व करके ये EM वेव की स्पीड के बारे में पता चलता है, और उसकी वैक्यूम में स्पीड होती है C = अंडर रूट
1/μ0 एप्सिलॉन 0। यहाँ μ0 वैक्यूम की परमिएबिलिटी है और एप्सिलॉन 0 ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। और मीडियम की बात करें तो मीडियम में उनकी स्पीड दी जाती है, स्पीड v = 1/μ इंटू एप्सिलॉन। यहाँ म्यू मीडियम की परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी है। और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन अकॉर्डिंग दिया जाता है, ईटा = स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड इन मीडियम, यानी कि v, यानी कि हम लिख सकते हैं √1/μ0 एप्सिलॉन 0। और ये मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ v की वैल्यू √μe/1, यानी कि फाइनली मैं लिख सकता हूँ μ/μ0 इंटू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0। अगर ये μ/μ0 ये मीडियम की परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी, उसके रेशियो को हम जानते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, ये इसलिए मैं यहाँ μr लिख देता हूँ। और एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0 इसको हम रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी कि एप्सिलॉन r बोलते हैं। यानी कि फाइनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा आएगा μr एप्सिलॉन r। और हम जानते हैं कि एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। और अगर ये रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 होगी तो ऐसे में हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। EM वेव को एनर्जी भी है और वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी प्रोपोगेट करते हैं। ऐसे एग्जांपल ये जो सन की सारी एनर्जी है उस एनर्जी में से कुछ फ्रैक्शन हमारे अर्थ तक EM वेव से ही प्रोपोगेट होते हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इक्वेशन डिराइव किया था, एनर्जी डेंसिटी का ρ होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 E²। यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए था, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि यह किसी भी जनरल सिचुएशन के लिए ये इक्वेशन सही है और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये एनर्जी देता है। ऐसे ही हमने सोलेनॉइड के लिए ये एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन भी डिराइव किया था, ρb दिया जाता है 1/2 b²/μ0। और ये इक्वेशन भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, इसलिए उसकी एनर्जी डेंसिटी दी जाती है ρ = ρe + ρb 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ एप्सिलॉन 0 E² + b²/μ0। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होते हैं तो साथ साथ में ये जो इक्वेशन से एनर्जी डेंसिटी दी जाती है ये एनर्जी डेंसिटी भी प्रोपोगेट होती है। और ये सन की एनर्जी हो या तो सभी स्टार की, ये यूनिवर्स में जो भी एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है वो ये EM वेव से ही पॉसिबल होता है। ये EM वेव ही सारे यूनिवर्स में एनर्जी का फ्लो करते हैं और एनर्जी को कैरी करते हैं, इसलिए ही यह अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। या तो हम ये कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो उसमें भी ये एनर्जी का ट्रांसमिशन EM वेव से ही होता है। अब हमें पता चलता है कि EM वेव अपने साथ एनर्जी प्रोपोगेट करते हैं, तो अगर वो एनर्जी कैरी करते हैं तो अपने साथ साथ मोमेंटम भी कैरी करेगा। यानी कि किसी भी सरफेस पर जब EM वेव गिरेगा तो वो एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी कैरी करता है और वो सरफेस पर रेडिएशन प्रेशर भी लगाता है अपनी एनर्जी के कारण। मान लो कि हमारे हैंड की सरफेस की बात करें तो अगर हम सनलाइट में खड़े हैं तो उस पर एनर्जी गिरती है और थोड़ी ही देर में वो उस पर हीट लगने लगती है और साथ साथ में उस पर मोमेंटम भी गिरता है, इसलिए उस पर रेडिएशन प्रेशर भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन वो रेडिएशन प्रेशर का हम डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते। अगर टी टाइम में ये सरफेस एरिया की सरफेस पर ΔU एनर्जी गिरती हो तो ये मोमेंटम दिया जाता है ΔP/ΔU/c, यानी कि यहाँ c स्पीड ऑफ लाइट जो डिनोमिनेटर में है और ये बहुत बड़ी लार्ज नंबर है, इसलिए ये डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता। ये रेडिएशन प्रेशर का जो ये मोमेंटम होता है ये ΔP
इज इक्वल टू डेल्टा यू अपन सी से दिया जाता है टोटल एब्सॉर्प्शन के केस में। अगर ये EM वेव टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए तो ऐसे केस में ये मोमेंटम होगा डेल्टा पी इज इक्वल टू 2/डेल्टा यू/सी, और ये मोमेंटम से रेडिएशन प्रेशर क्रिएट होता है। हम EM वेव की इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो इंटेंसिटी डेफिनेशन से दी जाती है पावर पर यूनिट एरिया, यानी कि यूनिट एरिया पर जो पावर गिरता है उसे EM वेव की इंटेंसिटी बोलते हैं। और हम पावर की डेफिनेशन भी जानते हैं, पावर यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि EM वेव किसी भी यूनिट एरिया की सरफेस पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी गिराएंगे उसी एनर्जी को उसकी इंटेंसिटी I बोला जाता है।